तेजी से बदलते मुल्की और आलमी हालात हाजरा पर चुपता हुआ तबसरा, तल्ख हकाइक का बेबाक तज्जिया और अंदर की खबर बाहर की दुनिया के माहिरीन की जुबानी। दारुल हुकूमत वॉशिंगटन से बराह रास्त देखिए अनीस फारूकी के प्राइम टाइम शो में कैपिटल टीवी वॉशिंगटन पर, रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका से। वेलकम व्यूअर्स, प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी, कैपिटल टीवी वाशिंगटन लेकर हम आए हैं। टॉपिक हमारे बहुत ज़्यादा जमा हैं, न्यूज़ की डिस्कशन एंड डिबेट है। हमारे साथ आसिम सिद्दीकी वाशिंगटन से, न्यूयॉर्क से खान फारूक अली साहब, हमारी टीम मौजूद है अपना एनालिसिस लेकर। ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल कैपिटल टीवी को देखिए, दुनिया अमेरिका भर में देखा जाता है, उसको देखते रहिए। आज गुफ्तगू का आगाज़ हम आसिम सिद्दीकी साहब आपसे करेंगे। आप टॉपिक लेकर आए हैं और जो दो तीन इस वक्त न्यूज़ चल रही हैं, इसमें से एक तो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, उसके अलावा दीगर हमारे आप देख रहे हैं कि BBC पे भी ख़बरें चल रही हैं, कुछ मामलात, कुछ मुकदमात की हैं, कुछ इमरान खान का दौरा है, चीन है, मुल्क की बदलती हुई और तेज़ी से गिरती हुई इकनॉमिक सूरत हाल है। इस पर बात करते हैं, लेकिन मैं आपकी तरफ चलता हूँ, वहाँ से हम बात का आगाज़ करते हैं। जी, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को देखने के लिए, और थोड़े गैप के बाद आया है क्योंकि कुछ हसास थी। तो सबसे पहले चीन चलते हैं। मेरा ख्याल है कि 20-22 MOU साइन हुए हैं, और जिसमें मुस्लिम लीग वालों का कहना यह है कि तकरीबन इसमें 20 जो हैं वो पुराने हैं, जो कि ऑलरेडी नवाज शरीफ के दौर में साइन हो चुके थे। उसको मेरा ख्याल है दूसरी शराइत के साथ दोबारा किया गया है, और 2 जो हैं जिसमें इलेक्ट्रिक कार और दूसरा एक और है, वो उसको साइन किया गया है। और क्या लेकर आए हैं ये तो बाद में पता चलेगा कि क्या लेकर आए हैं। लेकिन हमने एक चीज़ देखी कि CPEC को दबाया भी इसी दौर ने, और अब CPEC को दोबारा उठाया भी जा रहा है इसी दौर में। एक पाकिस्तान के अंदर तमाम मीडिया सेंटर्स को एक नोट दिया गया है कि आप अपने नुमाइंदे जो हैं इस तारीख तक हमारे पास भेज दें, और हम उसको CPEC पे ले जाएंगे और ब्रीफिंग देंगे। तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि CPEC जो है हर चैनल पर आ रहा होगा, और एकदम उसको उठाया जा रहा है। अब किस किस्म का मुआहदा करके आए हैं। IMF, आपको याद होगा कि IMF ने CPEC का कहा था कि हमें, लेकिन यार CPEC पे तो रिजर्वेशन भी बहुत सारी है ना। अब आप देखें, खुद चाइना को इतनी रिजर्वेशन हैं कि जो अमन अमान की सूरत हाल है उस खत्ते में वो बिगड़ती जा रही है, उनके लोग यहाँ सेव नहीं हैं, जो रिज़ल्ट्स आने चाहिए थे वो रिज़ल्ट आ नहीं रहे हैं, जो ठेकों में काम होने चाहिए थे वो हो नहीं रहे हैं। तो रिजर्वेशन भी बहुत है। चाइना की अपनी रिजर्वेशन है, कोई पाकिस्तान, उनके चाइना ने तो बड़ी। आने पर आप देखेंगे कि ग्वादर का पूरा वो जो एक हिस्सा है ना, वो चाइनीज फौज संभाल लेगी। वो अपना रडार सिस्टम लेकर आएंगे, वो खुद उसकी सिक्योरिटी करेंगे। अब तो ये आने वाले खान साहब ऐसे ही होने जा रहे हैं क्या? जी सर, ये अब चाइना ने 40 के करीब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को गन पॉइंट पे पाकिस्तान हुकूमत से हटवाया है। ओके, याद रखिएगा कि इन्होंने 37 क्लॉजेस लगा दिए थे कि इतनी अप्रूवल्स चाहिए होंगी चाइनीज को काम करने की। उन्होंने डबल स्पीड पे अब 4 गुना कर दिया है, क्योंकि उनको खतरा है कि अमेरिका इसको रोक कर नॉन फंक्शनल कर देगा। जिस तरह से पाकिस्तानियों ने ISS को और नकली तालिबान को गवादर के धरने के दौरान उन्होंने स्मगल करके मुल्क में लाए हैं, और ये फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशंस हो रहे हैं रोजाना, जिसमें अकल इंसानी नहीं मानती कि इतना बजट, इतनी कम्युनिकेशन, इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे फौजी जो है शहीद हो रहे हैं। तो ये कौन सी फोर्सेस हैं? तो ये इन्होंने खुद क्रिएट किया पोलिटिसाइज करने के लिए। और आप देख लें कि चाइना का इनका दौरा और अमेरिका आना जो चीफ का होगा, ये सारा कनेक्ट होगा। और CPEC को चाइनीज जो है 4 गुना स्पीड में कंप्लीट करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट फंक्शनल। एक सवाल मेरा आप दोनों से ये है कि जो CPEC का मामला है, CPEC का मामला तो ना कोई सियासतदान तो डील कर नहीं रहा था इसको, तो एक CPEC की एक कमेटी स्पेशल जो बनी है उसको एग्जीक्यूट करती है, और वो फ़ौज के ज़ेर असर है। और आप समझते हैं कि ये सियासतदान इमरान खान का टोला जो गया है, ये इसको डील करेगा, या इसके फैसले जो है ना फ़ौज करती है? करती तो फौज ही है, मगर इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स डाले अप्रूवल्स के लिए कि जी हम एनवायरमेंटल है, लोगों का है, ये वो कंसर्न एड्रेस जरूर करनी पड़ती है। एक दफा उसका प्रोसेस सेट हो जाए तो उसके बाद वो फास्ट हो जाता है। मगर अब इनको हटाना पड़ा है। क्यों? कि दासू में जो हमला हुआ था जिसमें चाइनीज फौत हुए, उसके बाद से चाइनीज ने अपनी नीयत उनकी चेंज हो गई।
बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक सिचुएशन है ये सी पैक की, लेकिन जो बज़ाहिर बताया जाता है कि इमरान खान का, आसिम भाई, जो मौजूदा दौरा है ये सी पैक से रिलेटेड कम, और जो 3 बिलियन की एड लेने जा रहे हैं, या एक कशकोल लेकर गए थे बड़ा वाला जिसके ज़्यादा टीम भी बड़ी लेकर गए थे, उसकी वजह वो बताई जा रही है, और साथ में बहाना ये किया गया है कि हम विंटर ओलंपिक्स देखने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने आखिरी में जो बात बोली है वही बहाना बनाया गया, और उसमें जबरदस्ती एक मोहम्मद करीम नाम के स्केटर्स को लेके एक एथलीट गया है और 4 उसके ऑफिशियल्स गए हैं। आप ये भी देखें, और वो एथलीट मैंने जो सर्च किया है वो 18वें, 17वें और 13वें नंबर के एथलीट हैं जो गूगल से इंफॉर्मेशन मिली है। या खान साहब, फारूक साहब, बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसका एक बड़ा हिस्सा बर्फ़ानी इलाक़ों पे मुश्तमिल है, वहाँ पे जो है एक खिलाड़ी जा रहा है पाकिस्तान का, लेकिन खैर चलें, हम जो गर्म इलाके हैं वहाँ से कौन से हमने हॉकी के खिलाड़ी पैदा कर दिए, या हमने और कौन कितने ओलंपिक के खिलाड़ी या रेस के खिलाड़ी पैदा कर दिए। खेलों पे तो आप समझें कि बात करना बेकार है, एक मुल्क जहाँ रोटी के लाले पड़े हों, लेकिन अफसोस की बात यह है कि खेलों की जो ओलंपिक्स कमेटी के जो सरबराहान जर्नैल बिठाए जाते हैं, जो 15-15, 17-17 साल बैठ के 20-20 लाख तनख्वाहें लेते हैं, फिर वो इस कौम के टैक्स पेयर पे एक बोझ नहीं है, फिर वो डिलीवर भी नहीं कर रहे। और वो तो सर हमारे ज़मीर पर भी बोझ है। जो मरी में हादसा हुआ उसके भी चेयरमैन रिटायर्ड जनरल साहब हैं, एक्स सर्विसमैन है यहाँ पर। तो देखें, ये लोग जहाँ पर इनका काम बुनियादी तौर पे 40 साल इनको ट्रेनिंग दी जाती है तखरीब की, तोड़ ताड़ की, बम मारने की, दुश्मन को लिटा के कत्ल करने की। दुश्मन को जब आप इनको सिविलियन मिला तो इनका सबकॉन्शियस काम वही कर रहा होता है। आप समझे? हाँ, ऊपर से लगता है जैसे कि ये। अच्छा, मेरा एक और सवाल है। आज मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा तेज लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ज़रा जल्दी मैं आपको रैपिड फायर भी करूँगा। वो ये कि यार ये बताएं आप दोनों हजरात के जनरल कमर जावेद बाजवा की जब एक्सटेंशन का वक्त आया था तो मुल्क में एक बहरान तारी हो गया था कि जो है एक्सटेंशन चाहिए, मीडिया लगा हुआ है, जंग में जो है घोड़े बदलते नहीं हैं, जंग में जर्नैल तब्दील नहीं करते। मेरा ये इंप्रेशन था कि यार चलो जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन दे देते हैं, क्योंकि अमन अमान की सूरत हाल, सरहदों की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान गर्म था, हिंदुस्तान, कश्मीर, ये सब कुछ चल रहा था, तो एक जर्नैल जो है वो एक कंटिन्यूटी, एक तसलसल पॉलिसी का लेकर आएगा। लेकिन वो तो नहीं हमें नज़र आया, ना अमन अमान नज़र आया, ना तहरीक तालिबान ख़त्म हुई, ना इस वक्त आपने देखा कि बलूचिस्तान में जो मामला चल रहे हैं वो ख़त्म हुए, ना ही हमारी इकॉनमी बेहतर हुई। तो क्या हमने जनरल बाजवा को तौसी इसलिए दी थी कि ये आकर हमारी मुल्क की मईशत सही करें, या हमारी इकनॉमिक पे बात करें, जीडीपी पे बात करें, और बात करें कि जी हम ये जो लौडे लपाड़े लड़के हैं, ये जो लिखते हैं, बोलते हैं, ब्लॉगर्स हैं, इन पे वो नज़र रखें, पाकिस्तान के उनके बंदूकों का रुख जो है ना अंदर की तरफ हो, दुश्मन के बजाय जो आतंक है, जो दहशतगर्द है। ये मुझे बताइएगा, ये समझाइएगा ज़रा कि ये एक्सटेंशन का मामला क्या था। देखिए, जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन दी गई थी ना, वो इमरान खान को एक ओपन माहौल में काम करने की इजाज़त दी थी, और टीम जब एक पेज पर हो तो फिर इमरान खान जैसे लोग आके बैठते हैं, और मुल्क को कहाँ पे ले गए हैं ये आप सबको पता है। इससे पहले आप बात कर रहे थे कि जी ये जर्नली क्यों हर जगह, कि स्पोर्ट्स का जो ओलंपिक का हेड है वो भी जर्नल है, स्पोर्ट्स बोर्ड का हेड है वो भी जर्नल है। कल मेरी एक बात हो रही थी एक स्क्वॉश के प्लेयर से, उसने कहा कि सिंध का जो स्क्वॉश का सिंध का बता रहा था कि जो स्क्वॉश का हेड है जो संभालता है पूरा, वो एयरफोर्स के लोग हैं। और यार खान साहब, मुझे तो ये लगता है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो मस्जिद का इमाम भी जो है ना एक ब्रिगेडियर और एक वो सिटिंग कर्नल होगा, मुझे लग रहा है। सर हैं तबलीगी जमात में तो हैं, तबलीगी जमात में तो हैं। एक बात कहना चाहूंगा कि खुदा के लिए स्पोर्ट्स के हलकों से निकल जाओ, पब्लिक डोमेन से चले जाए, जो आपका काम है वह करें। हम क्या फौजी जो है वो सिर्फ शहीद होने के लिए, मरने के लिए आए हैं यहाँ पे? आप देखें, पहले 27 गए, फिर उसके बाद बलूचिस्तान का वाकया हो गया, कल 5 लोगों को मार दिया। तो आप मरने के लिए आए हैं? मतलब आपके पास कुछ ही। और फिर खबर क्या आती है, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में शदीद नुकसान किया। व्हाट द हेल, माजरत के साथ, व्हाट द हेल, मतलब कौन लोग हो भाई तुम लोग? हमारे फौजी मार दिए, आप हमें बताएं कि आपने उनके 500 लोग मारे। आपके पास एटम बम है, आपके पास F-16 है, आपके पास ड्रोन है, आपके पास वो तमाम सहूलत हैं जो एक बेस्ट कंट्री में होनी चाहिए। लेकिन आप पाकिस्तान को कितना डिफेंस दे रहे हैं? क्योंकि चले हम तो फौज पे हमेशा ही बात करते हैं, वो मतलब बाज़ बात तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आसिम भाई
बाज़ औक़ात तो हमें ऐसा लगता है कि हम बैठे ही इसलिए कि हमें फ़ौज पे तनकीद करनी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो वाक़यात ऐसे आ जाते हैं और हम अपने हालात हाज़िरा से नज़र चुरा लेते हैं। तो हम लोग, मैं ही समझता हूँ, हम तीनों जो एक तवील अरसे से 10-20 साल से मैं जानता हूँ कि हम नाक़िद रहे हैं, क्रिटिक रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट के। हमारा किसी पॉलिटिकल जमात से तो ताल्लुक़ है नहीं, ना आपका, ना मेरा, ना आसिम भाई का, ना। लेकिन हम जब तनकीद करते थे नवाज़ शरीफ पर, या जब हमने जरदारी मिस्टर 10% पे तनकीद की या किसी और पे तनकीद की, तो उनकी आउट ऑफ 10 हमने 4-5 चीज़ों पे तनकीद की। ये वाहिद गवर्नमेंट है, इसके 10 आउट ऑफ 10 हमें हर चीज़ पे तनकीद करनी पड़ रही है। तो वो जो तौसीह वाली बात में मैं वापस आते फिर ये कहूँगा कि क्या तौसीह सिर्फ इसलिए की गई थी कि इमरान खान को सपोर्ट देनी थी, क्योंकि एक कमज़ोर वज़ीर आज़म, एक पपेट पॉपुलर वोट से उसको पॉपुलर पर्सनालिटी के सेलिब्रिटी स्टेटस की वजह से उसको लाया गया था। अब उसको सपोर्ट देने के लिए क्या इनको तौसीह दी गई थी? एक तो ये, दूसरा ये कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के, उनकी याददाश्त के लिए मैं अर्ज कर दूं कि एक ऑपरेशन है, उसका नाम है ऑपरेशन मिडनाइट जयकाल। इसको अगर आप स्टडी करेंगे, बिल्कुल सिनेरियो ये बनता है कि उस वक्त जनरल असलम बेग थे, अभी जनरल बाजवा हैं। उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, इस वक्त इमरान खान साहब हैं। उस वक्त उस ISI का चीफ तब्दील हुआ था हमीद गुल, जिसकी वजह से आर्मी को तशवीश हो गई थी कि सिविलियन हुकूमत जो है हमारे मामलात में इतनी ताकतवर हो गई कि सिटिंग ISI चीफ हटा दिया। उन्होंने फिर ब्रिगेडियर इम्तियाज को और मेजर आमिर को इस्तेमाल करके मिडनाइट जयकाल ऑपरेशन किया, जिसके अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट को स्कैंडल बना के, सिक्योरिटी रिस्क बनाकर और मामलात आपने जो स्कैंडल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं इस पर एक और पॉइंट आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहूँगा। वो ये है कि देखें, जो जितनी भी आपने बेनज़ीर से लेकर और जितनी भी आज तक की हुकूमतों के ज़िक्र किए हैं और हम देखते आए हैं, उनके ख़िलाफ़ एक बाकायदा प्रोपेगेंडा चलाया गया, उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई गई, एक माइंड सेट बनाया गया, एक डेवलपमेंट की गई। मैं ये आप लोगों से जानना चाहूँगा कि जो इस वक्त मीडिया पे ट्रोल ब्रिगेड बिठाई गई है इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए, नवाज़ शरीफ को बुरा बनाने के लिए, ये वही स्क्रिप्ट है जो दोबारा दोहराया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इन चीज़ों से मुल्क सही हो जाएगा, या इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा अभी तक? नहीं, सबक नहीं सीखा, और ये दूसरे को बेवकूफ समझ के, कमजोर समझकर, डॉक्टर खालिद नाम का एक आदमी है जो इस पूरी जो कमीनगी का खालिक है, और उसको हम लोगों ने भी आइडेंटिफाई किया है, जवाद अहमद ने भी आइडेंटिफाई किया है, अकबर एस मिर्जा ने भी किया है। ये नौजवान डॉक्टर जो है, इसका अल्लाह जानता है कि इसका दिमाग खराब है या क्या है, कि ये अपने आप को खड्डे में उतार रहा है झूठ बोल बोलकर। क्योंकि अब वो बेअसर हो गया है इनका झूठ, यकीन करें। और आप याद रखिए कि सोशल मीडिया कोई बिल्डिंग नहीं है जिसमें हम जाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। वो तो एक दिन बिजली बंद होगी, सब गायब हो जाएगा। तो इतनी मेहनत की उस पर कर रहे हैं, झूठ का तराना बजा रहे, ये आखिर में इन्हीं को डिस्क्रेडिट कर गया। और चाइना में जो उनकी दुर्गत बनी, आप देख लें। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा का जिक्र आसिम मैंने इसलिए भी किया कि 5 फरवरी जो दिन गुजरा है अभी, इस पे मेरे इल्म में बहुत सारे व्हाट्सएप पे बहुत सारी में डॉक्यूमेंटेशन आई कि दुनिया भर के सिफारत खानों को एक मेमोरेंडम जारी किया गया पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मोफा की जानिब से, कि उसमें कहा गया कि इसको यौम यकजहती कश्मीर में किस तरह से हमने भारत को, इंडिया को नीचे दिखाना है, किस तरह से उन्होंने बाकायदा तस्वीरें शेयर की, उन्होंने बाकायदा बनी बनाई ट्वीट्स शेयर की कि ये इस तरह से आपने चलाना है और अपने मन पसंदीदा सहाफ़ियों को देना है। शायद आप तक वो ना पहुंची हो, मुझ तक पहुंच गई और दूसरे सहाफ़ियों तक पहुंच गई। और उन्होंने एक बाकायदा अच्छा खासा ग्राफिक डिज़ाइनिंग पम्फलेट, मैं वहीं ऑन एयर शेयर नहीं कर सकता क्योंकि हमारे सोर्सेज पर रिवील हो जाते हैं, लेकिन वो उन्होंने बहुत पूरे दुनिया के, ऑस्ट्रेलिया के, अच्छा उसमें मज़े की बात सुनो, वो जो लेटर है उस पर एक जगह लिखा हुआ है, टू ऑल फॉरेन एम्बेसीज एक्सेप्ट न्यू दिल्ली। वाह, ओह वाह, एक्सेप्ट न्यू दिल्ली। कैन यू बिलीव दैट कि कश्मीर पे आपने ये मुहिम चलानी है, 5 तारीख को सुबह उठ के फजर की नमाज तहज्जुद पढ़ के शुरू हो जानी है, और आपने जो है ना बैंड बजा देनी है भारत की। इस कॉपी को हम तमाम सफारत खानों में भेज रहे हैं, एक्सेप्ट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम करवा रहे हैं। अनीसा देखें कि यही गवर्नमेंट थी जिसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि 370 इंडिया का अंदरूनी मामला है। यही गवर्नमेंट थी कि इसने कहा कि LOC पे नहीं जाना है। यही गवर्नमेंट थी कि ये आई और ट्रंप के साथ, आपको याद है कि हमारे साथ एजाज जर्नलिस्ट थे यहाँ पर मौजूद, प्रोग्राम किया था, और उसने कहा था कि मैं आपको गारंटी दे के बताता हूँ कि जब आर्मी चीफ और वजीर आजम अमेरिका में मौजूद थे तो ये ट्रंप ने डील बनाई थी कि आप
जो है वो कश्मीर पे अब नहीं बोलेंगे। आप सिर्फ ज़बानी कलामी जो बोल सकते हैं बोलेंगे, लेकिन किसी भी किस्म का कोई फिजिकल वो एक्शन नहीं लेंगे। तो आप देखें, लेकिन अब यही गवर्नमेंट है। मेरे ख्याल में आसिम भाई मजाक की बात बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने शायद इस बात को इतना संजीदा ले लिया कि अब ना तो वो कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पे कोई बात करेंगे, ना वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पे कोई बात करेंगे, और ना ही वो चीन में कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की बात करेंगे। चीन जहाँ वो इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ के जो कंसंट्रेशन कैंप हैं जिस पे पूरी दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस पे कि पूरी दुनिया ने ओलंपिक्स में अपने डिप्लोमेट्स नहीं भेजे, आपके इल्म में उन्होंने खिलाड़ी भेजे हैं, डिप्लोमेट्स नहीं भेजे, वहाँ पे इमरान खान पहुँचे हैं और वहाँ पे उनको वो मज़ालिम नज़र नहीं आते। उन्होंने हर चीज़ को सीरियसली ले लिया कि मैंने इंसानी हकूक़ की बात ही नहीं करनी, मैंने जो है ना ये इस पर जिक्र ही नहीं करना। तो मुईद की उसकी पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी का जो हिस्सा क्लासिफाइड है, उसमें हमारा ये गुमान है, जिन्होंने ड्राफ्ट देखा है वो ये कहते हैं कि इन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि आपके मुल्कों के अंदर होने वाली इस्लामिक टेररिज्म के अंदर हम आपकी हेल्प करेंगे उनको पकड़ने में। जी जी, हम तो वो लोग हैं ना जो अपने बंदे पकड़ के हवाले करते हैं फिर उसके डॉलर तो लेते हैं, हम तो वो लोग हैं ना। ये मतलब भी एक अमेरिकन बहुत बड़ी शख्सियत मानी जानी, आप सबको जानते हैं, उनका डायलॉग है बड़ा मशहूर कि ये जर्नल या जो लोग भी हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं ये तो डॉलरों की खातिर अपनी माँ को भेज दें। यानी क्या वो बड़ा जो लॉयर थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के माजरत चाहता हूँ जो भी जिनको दिल को बुरा लगे, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पार्ट ऑफ द हिस्ट्री बन चुका है। उसका मतलब जैसे वो अरबी में कहते हैं ना, उम्मुल महारिब का मतलब मदर ऑफ ऑल वॉर्स नहीं होता, इसका मतलब होता है द वन हु गिव्स बर्थ। तो उन्होंने कहा ये तो ये पूरी दुनिया के सबसे बड़े इंसान फरोश लोग हैं ये बेसिकली। बात एक को ये जी, जिधर से पकड़ो इधर से या उधर से, इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात हमारा वही है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन खराब हो चुकी है हमारी, खत्म। पासपोर्ट और करप्शन के इंडेक्स में हम लोग छक्के और चौके मार रहे हैं, मुझे ये लग रहा है बहुत ज्यादा, बहुत। अभी और नौजवानों का क्या होगा सर, बच्चों का क्या होगा, हमारे लोगों का क्या होगा, कुछ क्या अभी आपने खबर सुनी होगी कि एक ऐसा शख्स था जो कि कश्मीर के उस पे वो उतर था और फिर पाकिस्तान के अंदर वीआईपी लेता था और हर जगह हर वजीर आजम के साथ उसकी तस्वीरें होती थी और पीटीआई वालों के साथ तो कुछ ज्यादा ही थी। लॉर्ड नजीर, जिनको 5.5 साल की सजा हुई, और 5.5 साल की सजा क्यों हुई वो भी एक बड़ी शर्मनाक है। अच्छा, पहले इनका, हमारे बहुत सारे जो व्यूअरशिप्स हैं उनको शायद नहीं मालूम कि हम किसकी बात कर रहे हैं और इनका मौजूदा हुकूमत से क्या ताल्लुक़ है या उनका कश्मीर के हवाले से क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि लॉर्ड नज़ीर आपको मालूम है कश्मीर के सबसे बड़े मुफ्ती आलम हैं, उन्होंने जो लंदन में तहरीकें चलाई हैं और जो जिस तरह से, तो आइए नाजरीन जानते हैं आसिम साहब की ज़बानी कि ये किन साहब का जिक्र हो रहा है और आज वो कहाँ हैं। जी आसिम साहब, ओवर टू यू। अच्छा, आपने दोबारा ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी। मैं लॉर्ड नजीर साहब की बात कर रहा था। जी, लॉर्ड नजीर की बात कर रहा था। बरतानिया की अदालत ने जो है उनको एक 11 साल की और एक मेरे ख्याल एक और जो अभी हाल ही में बच्चे की जिनसी सेक्सुअल रेप की बात हुई थी, कुछ रेप बात, बिल्कुल। मैं मतलब मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार मैं एक पाकिस्तानी की बात कर रहा होता हूँ तो जिसको पाकिस्तान के बड़े बड़े हलकों में, वीआईपी के हलकों में वो बैठते थे और शख्स की और फिर जो सबसे अजीब बात है ना कि ट्विटर स्पेसिस पे उनको कहा जा रहा है कि इनको फ्रेम किया गया है क्योंकि ये कश्मीर की बात करते थे, क्योंकि ये हक की बात करते थे। मैं बोलता हूँ कि जनाब पहले ज्यूरी बैठी, ज्यूरी ने वो सारी बातें सुनी, वो एविडेंस देखे और कहा कि ये गिल्टी है, इसको चार्ज करो। उसके बाद जज ने 5 साल 6 महीने की सजा दी उसको। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग ये जो बकवास करते हैं माजरत के साथ कि वो बहुत ज़्यादा कोई अल्लाह वाले आदमी थे, नहीं, ऐसा ना करें। अब आपने अपने मुल्क की तो हमारी अदालतों का हशर देख ही लिया है। नूर मुकद्दम केस का जो हाल किया हमारे जजेस ने, 8 महीने हो गए। मैं मतलब क्या अल्फाज अपने लोगों को बोलूं कि यार माशाल्लाह आप लोगों को सलूट है कि अब जो है एविडेंस को जो है वो किस तरीके से जो है उसके ऊपर जो है पर्दा रखा जा रहा है और आप देखिएगा कि ये छूट जाएगा या फिर इसको हॉस्पिटल में रख के और अमेरिका इलाज के लिए भेज दिया जाएगा। जहाँ जहाँ मेरे भाई डॉलर्स होंगे वहाँ वहाँ हमारा जो है ना तराजू जो है इंसाफ का वो झुक जाएगा वहाँ पे, और वो आपको मालूम है बड़ी बरकत वाला मुल्क है, तो इसमें यही होता है। अदालत का जिक्र आया, एक फैसला वकास गुराया के हवाले से भी आ चुका है, उसको जरा आसिम साहब क्या कह रहे हैं? सॉरी, मैं से कह रहा था कि वकास गुराया का जो है वो करें
बताएं कि अच्छा, ये इसी हवाले इसी को कंटिन्यू करते हैं कि जो ये लॉर्ड, अब तो लॉर्ड भी नहीं रहे, पीर भी नहीं रहे, अब तो वो नज़ीर अहमद रह गए हैं खाली, मुजरिम नज़ीर अहमद, जो कि इमरान खान के इंतहाई करीबी दोस्त मिलते हैं। वज़ीर आज़म हाउस में वो 1-on-1 सोफ़े पे बैठ के टांग पे टांग रख के बात करते हैं, जो कि गवर्नर हाउस में रहते हैं, जो कि सरकारी तैयारों में सफ़र करते थे। आज वो बरतानिया की जेल में 5 साल के लिए कन्विक्टेड मुजरिम सेक्सुअल केस में वो अंदर हो गए हैं। कश्मीर की सबसे बड़ी आवाज़ को आज दबा दिया गया है। हिंदुस्तान की बड़ी फ़तह हुई है शायद, मुझे लगता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये फ़ैसला किसी लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं किया, ये फ़ैसला लंदन की अदालत ने किया है, जिसको अब वो शर्म के मारे चैलेंज भी नहीं कर सकते। ये भी नहीं कह सकते कि वो बिक गए, झुक गए, पैसे ले लिए, दबाव में आके फ़ैसला कर लिया। सच और हक़ाइक़ की बुनियाद पे जो फ़ैसला हुआ है वो आज उसकी बुनियाद पे ये साहब जेल में हैं। और यही फ़ैसला, यही एक ट्रायल, इस वक्त लंदन में 2 ट्रायल और चल रहे हैं बल्कि। लेकिन आज हम बात करते हैं वकास गुराया के केस की, जिसमें एक शख्स को मर्सनरी के तौर पे हायर किया गया कि इस ब्लॉगर को आपने ख़त्म करना है क्योंकि ये हमें पसंद नहीं है, ये हमें बुरा कहता है, गालियाँ कहता है, हमें बेनकाब करता है, नंगा करता है हमें। तो उस शख्स का नाम और उसकी तफसीलात खान साहब बताएंगे। जी जनाब, एक ये बड़ा कुछ अर्सा पहले की बात है कि वकास गुराया नाम के नौजवान पाकिस्तानी एक ब्लॉगर और यूट्यूबर, एक्टिविस्ट हैं, ब्लॉगर हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और एक माशाल्लाह एक थिंक टैंक को भी वो अपने हिसाब से चलाते हैं, लोगों के अवामी थिंक टैंक को। उनको पाकिस्तान में अगवा करके उनके साथ तशद्दुद किया गया और उसके बाद उनको जहनी बीमार की कैफियत में वहाँ से भाग करके अपनी जान बचा के बाहर आए। कुछ 2 साल पहले FBI ने उनको बताया कि आप एक डेथ लिस्ट पे हैं, आपको ट्रैक किया जा रहा है। और आज से कुछ तकरीबन साल पहले जो वो पेगासस टेलीफोन सिस्टम था, उसके ऊपर एक ड्रग रिंग जो था, उसकी कोई गुफ्तगू सुनी गई कि जिसमें ये हो रहा था कि जी पैसे दिए जा रहे हैं ब्लॉगर को कत्ल करने के लिए, और कत्ल करने वाले जो हैं वो यूं तो पाकिस्तानी है ओरिजिनली, मगर उनके पास अफगान नेशनलिटी भी है। 1 लाख पाउंड उस शख्स को देने थे, और देने के लिए तरीका भी चनियोट से लोकल मुकामी पाकिस्तानी और लंदन में रहने वाले लोगों के दरमियान राब्ता था। एक कर्नल मुमताज़ नाम के कोई शख्स हैं जिनका निक नेम मड्स है, वो आइडेंटिफाई हो गए हैं। और ये भी मैं बता दूं कि गार्डियन के अखबार में ये बात आ जाएगी कि जब पाकिस्तान की वो एजेंसी जिसका काम मुल्क की सालमियत है, उनके अफसरान के नाम लेकर के ब्रिटिश आर्मी चीफ खुद जा करके पाकिस्तान के चीफ को मिले हैं और ये कह करके ये खान साहब, ये तो आप मुझे न्यूज़ दे रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये बात अभी मीडिया में नहीं आई है। मैं चाहूँगा इसको दोबारा आप रिपीट करें, बताएं कि इस वक्त, क्योंकि अभी तो एक मुबहम इशारे मिल रहे हैं, एक एम्बिगुअस। कल गार्डियन की अखबार आ जाए, उसकी रिपोर्ट आने वाली है जी। और जब ये केस चल रहा था तो आप यकीन करें कि वकास गुराया साहब जो हैं वो खुद भी बड़े बाखबर आदमी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे सोए हुए हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि उनकी जान खतरे में है। तो ये जो लोग ये छुरी खरीद रहा था, बेच रहा था, कन्वर्सेशन कर रहा था, तो उसके अंदर जो बाकी लोग हैं ना, वो आइडेंटिफाइड है। अब उनको मीडिया में, अखबार में डाल करके उनका वो कोवर्ट एक्शन जो है उसको आइडेंटिफाई करना, ये मेरे ख्याल है नेशनल इंटरेस्ट के लेवल की वजह से, क्योंकि वो अभी पकड़ा नहीं गया। मगर हाँ, ये सबसे बड़ी बात, अगर वो पकड़ लिया जाता तो ये खबर भी सामने आ जाती कि देखें ये और उसको मजे की बात है पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको डिसआउन कर देती कि ये हमारा आदमी नहीं है। अब आप देखेंगे कि वो आदमी जिसका नाम मुड्स है, MUDS, उन्होंने वो मुकम्मल जो है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फिर एक आदमी और है जिनने पाकिस्तान में चिन्योट में इस आदमी के घर पर खर्चा पहुंचाता रहा, जिसके 6 बच्चे हैं, ये गोगर नाम है, जिसके अंदर आई का इजाफा हुआ हुआ स्पेलिंग के अंदर। वो उन्होंने जब कहीं आइडेंटिटी बदली है तो HA की बजाय I डाल दिया उन्होंने, और वो नाम चल रहा है। लेकिन ओवरऑल ये एक पाकिस्तानी बंदा है जिसने 1 लाख पाउंड की जो बड़ी रकम ब्रिटिश पाउंड है उसके एवज इसको मारने की हामी भरी। इसको एक मिडिल मैन बीच में हायर किया गया। आप बता रहे हैं कि कर्नल मुमताज़ हैं, और आप बता रहे हैं कि ये ब्रिटिश आर्मी के लोगों को मालूम है, और आप बता रहे हैं कि ये जो आर्मी के लोग हैं पाकिस्तान के आर्मी के लोगों से रब्ता करेंगे और बताएंगे कि ये नेटवर्क, ये नेक्सस आपके अंदर काम कर रहा है। बता दिया है। और हो सकता है कि उनके इल्म में हो सकता है ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। और ISI इस तरह के जो है एडवेंचर्स करती रही है, इसको स्टॉप होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल, आसिम भाई, इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट का आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस वक्त एक कोर्ट चल रहा है, और सबसे बड़ी एक जो बात है वो ये कि चोर की दाढ़ी में तिनका,
आप मीडिया पे ये आने नहीं दे रहे, पाकिस्तान आप के मीडिया पे ये आने नहीं दे रहे। देखें, इसका लिंक दे सुन लें कि 10 पाकिस्तानी नेशनल अमेरिकन गवर्नमेंट ने शनाख्ती कार्ड, तस्वीर, घर के एड्रेस से आइडेंटिफाई करके अखबार में छापा था कि इन्होंने पाकिस्तान में बैठ के नकली आइडेंटिटीज अमेरिकन बना के इलेक्शन में गड़बड़ की है अमेरिका में रशिया के कहने पे। वो 10 के 10 हुकूमत ने उठा के ईरान के उधर छुपाए हुए हैं। ओहो ओहो, वो अखबार में आ चुका है उनके। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जो अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट एक रियासत के तौर पे आपकी इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं है तो बराए मेहरबानी आप इसको मीडिया पे चलने दीजिए। एक ब्रिटिश एक कोर्ट प्रोसीडिंग तो मीडिया में आ सकती है, इस पे पाबंदी क्यों लगाई गई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इन्होंने ऐसे लगाई है कि नवाज शरीफ की बीमारी को इन्होंने खबर बना दिया है कि जी वो बीमार, ताकि ये अटेंशन हटी रहे। देखें, अभी बलूचिस्तान में एक मुजाहरा हुआ था, कितने टीवी चैनल्स वालों ने कवर किया था। तो मेरे अगर बेबसी का अगर आपने नमूना देखना है तो पाकिस्तानी मीडिया देख ले, बेचारा किस तरीके से मजलूम है। और अभी आपको शहरी रहमान ने एक ट्वीट की थी और उसमें लिखा था कि अगर पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदी नहीं है तो हामिद मीर पर कौन सा ऐसा मुकदमा है या हामिद मीर ने ऐसी कौन सी वायलेशन की है कि वो 8 महीने से टीवी चैनल पर गायब है। और उस पर पाबंदी यहाँ तक है कि वो किसी और टीवी चैनल के प्रोग्राम में भी नहीं आ सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप क्या कह रहे हैं? और फिर आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल उसमें अब हम कितना आईना दिखाएं यार, और कितना पाकिस्तान को बदनाम करें। और इनके जो लोग बैठे होते हैं मुख्तलिफ ट्विटर पे और इस पे, वो हमें लिखते हैं गद्दार है, ये देखो मुल्क के बाहर बैठ के नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ बातें करता है पाकिस्तान में। अरे भाई यार, मतलब हम तो सिंपल ये बोल रहे हैं कि यार एक घर है, उसकी हिफाजत के लिए मुझे इंचार्ज बनाया गया है। मैं अगर उस घर की हिफाजत नहीं कर रहा हूँ तो मुझे फायर करो जी। सिंपल बात है। अनीस साहब को एक दिया जाता है कि कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर बनाना है, अगर उस सॉफ्टवेयर को बनाने में ये नाकाम होते हैं तो आप हटा के दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेकर आए भाई आप। लेकिन हम जो हैं, मैं समझता हूँ इस वक्त कोर कमांडर बलूचिस्तान को टर्मिनेट करना चाहिए। अच्छा, टर्मिनेट करना चाहिए, क्योंकि इनको अपनी गलतियों की सजा सिवाय सोल्जर्स को मरवाना इनका काम है। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि अच्छा, ये बलूचिस्तान में हुआ क्या है? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ। फौजी मर जाते हैं यार, तो मजाक है। बलूचिस्तान में जो हुआ है कि ये अचानक से गर्म हुआ है माहौल। ये जो रेजिस्टेंस है ये तो सालों से चल रही है ना, 70 साल हो गए इसको। लेकिन ये इतना बड़ा हमला करना, इसके लिए ज़ाहिर रिसोर्सेज चाहिए होंगे, इसके लिए ज़ाहिर पैसा चाहिए होगा, प्लानिंग चाहिए होगी। आपने बाकायदा आर्मी के अंदर घुस के आपने जो है वहाँ कब्ज़ा किया है, आपने कई दिन तक उसका मुकाबला किया है, कई लोग जाने गए हैं। तो सवाल तो मैं खड़ा होता है ना थोड़ा सा कि ये आपकी सारी इंटेलिजेंस पब्लिक डोमेन में लगी हुई है। कौन सा जो है वो एमपीए क्या कर रहा है, किसकी एमपीए की बीवी क्या कर रही है, कौन सा जो लॉयर है, कौन सा जज जो है उसकी बीवी वो क्या बना रही है, आपकी सारी इंटेलिजेंस जो है ना वो इधर लगी हुई है पब्लिक डोमेन में। लेकिन जो बलोच ज़राए हैं खान साहब, वो तो अपनी सारी इंटेलिजेंस जो है वहाँ यूज करो। बलोच ज़राए जो कह रहे हैं, जो बलोच शर्मचार हैं, वो तो ये बता रहे हैं कि ये उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ा अटैक है, वेल प्लान्ड है, और उसके जो मतलूबा नताइज हैं उन्होंने हासिल कर लिए, इंटरनेशनल अटेंशन उन्होंने सीख कर ली, बड़ी बड़ी लीडिंग हेडलाइंस लग गई दुनिया में। तो आपके पास क्या खबरें हैं कि ये अचानक से माहौल जो गर्म हुआ है, इसकी क्या वजूहत हो सकती है? सर, अचानक नहीं है, ये काफ़ी प्लान्ड है। और हमारे पास ऐसे खबरें भी हैं जो कि इन्हीं के हजरात हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को इन्होंने दोबारा से गिरवी रखवाना है एक और नई वॉर के लिए। उसमें पाकिस्तानी तालिबान भी इस्तेमाल होंगे, आईसिस का खुरासान भी इस्तेमाल होगी, यमन और ईरान एक तरफ, सऊदीया और पाकिस्तान एक तरफ, तालिबान जो अफगानिस्तान वाले हैं उनके असर रसूख के अंदर पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तान को खतरे में डालेंगे, जिसकी वजह से ये वो चौकीदार की तरह जो आपको डरा के आपसे तनख्वाह बढ़वा लेता है और मगर आप उसको फायर नहीं कर सकते क्योंकि डर लगता है कि कल यही आ जाएगा डाकुओं के साथ, उस कैफियत में लाना मकसूद है। ठीक है, ठीक है, ठीक, बस चलें सर। और कोई मौजू अगर डिस्कस करना हो तो बताइए, फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम को आज। अपने कोई टॉपिक रहा तो नहीं? फिलहाल मेरा ख्याल है यही ठीक है। तो हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा रेगुलर करेंगे। लोग बहुत शिकायतें करते हैं कि आप लोग बहुत कम आते हैं, इसमें मेरी कोताही ज़्यादा है शायद। तो सेहत दे, सबकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं क्योंकि वायरस अभी तक घूम रहा फिर रहा है। अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए। लता जी फोत हो गई हैं, उसका आज आशिकान जो म्यूजिक के हैं और अच्छे इंसानों को
प्यार करने वाले लोग हैं, उन सब की तबीयत पर थोड़ा सा वजन है, इस हवाले से भी इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। एक प्यार का नगमा था, अब वो नहीं रहा, मैं तो यही कहूँगा। और यूं ही कोई मिल गया था सरे राह हाँ, चलते। ठीक है ना। मैं अमेरिका में लता जी से मिल चुका हूँ, तो मुझे भी बड़ा अफसोस जी हुआ। मैं अबू धाबी में देखा मैंने उनको। वो जो है वो अपनी आखिरी हद तक जब भी गाया है उन्होंने अपनी आवाज में गाया, उन्होंने लिपसिंग कभी नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल नातें पड़ी हैं सर। मैं समझता हूँ कि आज लता जी नहीं गई, आज मौसीकी चली गई, आज एक अहद ख़त्म हो गया और उनकी आत्मा को शांति मिले, ओम शांति। बाकी ये कि नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिएगा, हमारा प्रोग्राम यहीं तक था। फ़ारूक खान फारूक साहब, आसिम सिद्दीकी, अनीस फारूकी को इजाज़त दीजिए। तेजी से बदलते मुल्की और आलमी हालात हाज़रा पर चुपता हुआ तबसरा, तल्ख हक़ाइक़ का बेबाक तज्ज़िया और अंदर की खबर बाहर की दुनिया के माहिरीन की ज़बानी। दारुल हुकूमत वाशिंगटन से बराह रास्त देखिए अनीस फारूकी के प्राइम टाइम शो में कैपिटल टीवी वाशिंगटन पर, रियासत-ए-मुत्तहिदा अमरीका से